अल्टरनेटिंग करंट। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट का मतलब होता है बदलते रहना, यानी कि उसका एक की जगह दूसरा आ जाए। जैसे मैं रोज़ तुम्हारे पास ये कहता हूँ कि भाई आज जो है माइक ओपन रखेगा परमवीर, आज रखेगा कमलजीत, आज रखेगा संगीता। तो इस प्रकार अल्टरनेटिव, तो इसमें जो है इतने चेंज नहीं होते, दो टाइप के चेंज होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जिसको बोलते हैं एसी, या इसको साइनोसॉइडल करंट भी बोल देते हैं। मतलब क्योंकि इसकी जो चेंजमेंट होती है इसमें वो साइन और कोस की तरह होती है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है 10 इंस्टेंट के, जब हम इसकी एक्सप्रेशन लिखते हैं एसी करंट की या वोल्टेज की, तो वो किससे मैच करती है, साइन और कोसाइन की टर्म में आती है। तो इसलिए साइनोसॉइडल करंट, सिंपल हार्मोनिक करंट की मतलब बोल सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब ये है कि एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट कैसे है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें चेंज होता है ऐसे, इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती है, फिर धीरे धीरे घटती है, फिर बढ़ती है, अपोजिट टाइप की हो जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती घटती। जैसे हमने +1 के अंदर वेव्स के बारे में पढ़ा था। जो वेव होती हैं उनमें एम्पलीट्यूड होता है, तो वो एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम ये हो गया एम्पलीट्यूड, ये पॉजिटिव टाइप का एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, और ये नेगेटिव टाइप का। मतलब यहाँ पर एसी करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है I0, इसको कहा जाता है पीक वैल्यू। ये हो जाएगी पीक वैल्यू, हो जाएगी हमारी अल्टरनेटिंग करंट की। और ये नेगेटिव, मतलब नेगेटिव टाइप का। जो हमारे घरों में जो लाइन सप्लाई होती है वो एसी करंट की होती है, और 1 सेकंड के अंदर जो एसी करंट में जितनी साइकिल्स पूरी हो रही हैं उनको कहा जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो ज़्यादातर इंडिया के अंदर जो करंट्स जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो लाइन का यूज़ हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। मतलब 1 सेकंड में 50 साइकिल पूरी होती है एसी की। बैटरियों के अंदर जो होता है वो डीसी करंट होता है डायरेक्ट, उसमें उनकी स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे घटती है और उनकी पोलरिटी भी अलग अलग होती है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। एक की पोलरिटी पॉजिटिव होती है और वो जैसे बैटरी फुल है तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिखाएगा, फिर धीरे 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 जीरो हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी वाला करंट है, इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं डीसी, और मतलब दिष्ट धारा, और ये होती है प्रत्यावर्ती धारा एसी। अब अल्टरनेटिंग करंट जो है ये, इसका जो ग्राफ हो रहा है वो साइन और कोसाइन से मैच करता है। और वेव से हमने एक इक्वेशन निकाली थी सिंपल हार्मोनिक वेव की, क्योंकि वो भी साइन और कोसाइन से रिप्रेजेंट होती है +1 में। तो जैसे कि उसका एट एनी पॉइंट पे जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ओसिलेट कर रहा हो ए रेडियस के सर्कल में, तो ये हमने बताया था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है ओसिलेट करते हुए, या यहाँ तक। तो ये तो हो गया उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो उसको कहा जाता है ए। मतलब ये या तो ऊपर चला जाएगा नीचे, और मान लिया किसी पोजीशन पे यहाँ पर है वो पार्टिकल पी पॉइंट पर, ये एंगल उसने थीटा बना दिया, और क्योंकि सर्कुलर पाथ में ट्रेवल हो रहा है तो ये एक किस्म से सर्कल का ये हिस्सा है, तो इसका मतलब इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा। तो ये हमने उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ले ली। अब हमने पी पॉइंट की पोजीशन बतानी है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताना है मीन पोजीशन से किसी टाइम टी पे वाई का। तो वाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाई ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, या ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हाइपोटेन्यूस ए के बराबर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस वाई बाई ए लंब बटे करंट, ये होता है साइन थीटा। तो ये बन गया हमारे पास साइन थीटा, यानी कि वाई की वैल्यू किसी भी टाइम पे आ गई ए साइन थीटा। अब ए साइन थीटा, अब थीटा की जगह लिखना हमने ओमेगा टी, तो वाई की वैल्यू हो जाती है ए साइन ओमेगा टी। तो इसी तरह ये एम्पलीट्यूड होता था वेव का, ये उसका फेस होता है ओमेगा टी या थीटा जो होता है उसका फेस होता है, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से। तो इसमें जो है अल्टरनेटिंग करंट को ऐसे लिखा जाता है I = I0 साइन ओमेगा टी। ये है जब वेव जो है वो
जीरो से स्टार्ट होती है, यानी कि फेज डिफरेंस जीरो है इसका किसी दूसरी वेव के रिस्पेक्ट में। स्टार्टिंग इसकी जीरो से हो रही है, मेन पोजीशन से स्टार्टिंग। ए नोट साइन ओमेगा टी, ये इसका फेस होगा, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, और इसको लिखा जाता है 2π/t, क्योंकि एक टाइम पीरियड में एक साइकिल पूरी होती है और इस पूरी साइकिल को हमने 2π के अंदर डिवाइड करते थे। जो फेज लेते थे पूरी साइकिल का वो 2π लेते थे, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक π/2, फिर पाई, फिर 3π/2 और 2π, तो 2π/t थीटा/t टाइम, ये होती है एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t हो गया। ये दो करंट जो हैं डिफरेंट करंट हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सेम है और उनके अंदर फेज डिफरेंस है, मतलब जैसे दो वेव्स के अंदर होता है। तो ये सिंपल कंसेप्ट है, अच्छी तरह क्लियर करवाया हुआ है +1 में हमारा। जैसे दो वेव हैं, ये वेव चलती है ऐसे, इसका एम्पलीट्यूड मान लो दूसरी के बराबर है, तो जब ये वेव यहाँ पहुँच जाती है तब दूसरी स्टार्ट होती है, तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा ना वो होगा π/2 का। मैंने कहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, एक वेव में ऐसे। ये पाई का हो गया, π/2 हो गया, यहाँ पे पाई है, ये 3π/2 है और ये 2π है। तो जब एक अल्टरनेटिंग करंट, मतलब एक करंट की स्ट्रेंथ यहाँ पहुँच गई, जैसे जनरेटर 3 फेज का जनरेटर होता है ना, तो उनकी तीनों जो वेव निकलेंगी उसमें फेज डिफरेंस होता है। तो मान ले ऐसे ही है, 2 फेज वाले में π/2 का होता है। तो यहाँ पे जब ये वेव यहाँ पहुँच जाएगी ना, तो ये दूसरा करंट शुरू होगा, मतलब दूसरे करंट की वेव ऐसे। तो इनके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है। तो इसको अगर हम I1 बोलते हैं, स्ट्रेंथ दोनों की बराबर है, दूसरे को हम I2 लिखते हैं, तो I1 को तो लिखा जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि ये पहले शुरू है, ये बाद में शुरू है, तो ये इससे आगे है, π/2 आगे है। इनको अगर इकट्ठा लिखेंगे एक ही टाइम t0 से अगर स्टार्ट करना चाहें तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा दूसरे वाला, और पहले वाला यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब पहले वाला जो है π/2 आगे है इससे, तो ये तो लिखा जाएगा ω2 + π/2, ω_t + π/2, और I2 को लिखा जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा टी हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी + π/2, यानी कि इन दोनों करंट्स के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस है। जनरली कैसे लिखा जाता है, I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस में फाई। अगर वो स्टार्टिंग फेज वो जीरो से स्टार्ट ना होके, मेन पोजीशन से स्टार्ट ना होके ऊपर नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फाई लगा दिया जाता है। अब जैसे पाई का फेज डिफरेंस लेना है वेव में, तो ये वेव जब अपना एक चक्कर पूरा, आधा चक्कर पूरा कर लेगी यहाँ पे, तब दूसरी शुरू होगी। तो अब इन दोनों में पाई का फेज डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे π/2 की जगह पाई आ जाएगा, फाई की जगह पाई आ जाएगा। अगर हमने करना है 2π का फेज डिफरेंस, तो ये वेव जब अपना एक चक्कर पूरा कर लेगी, यानी कि पहले वाली ने अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली, तब दूसरी स्टार्ट हुई ऐसे। तो इन दोनों के बीच में जो है वो 2π का फेज डिफरेंस है। तो इस प्रकार फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस देखें तो जब दोनों वेव के बीच में अगर 2π का फेज डिफरेंस हो तो पाथ डिफरेंस लैम्डा का होता है, यानी कि वेव लेंथ का। वो वेव के टॉपिक में आएगा, यहाँ पे तो हम फेज की बात कर रहे थे, दो अलग अलग करंट्स की। तो फेज डिफरेंस का मतलब होता है ऐसे। अब बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट और नॉन एक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे शादी के अंदर जनरेटर को अगर हम तेज़ चला देते हैं तो बल्ब बिल्कुल फुल हो जाते हैं, और उसको धीरे धीरे चलाते हैं तो बल्ब डिम हो जाते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि साइकिल कंप्लीट होने में उसमें चेंज हो जाता है। तेज़ चलाते थे 1 सेकंड में ज़्यादा साइकिल पूरी होती है, और धीमा है तो कम पूरी होती है। तो इसी तरह सर्किट के अंदर जो होते हैं ना, वो 3 एलिमेंट पढ़े हमने अब तक। एक तो पढ़ा है सोलेनोइड यानी कि इंडक्टर, एक पढ़ा है दूसरी यूनिट में रेजिस्टेंस, और एक पहली यूनिट में पढ़ा है हमने कैपेसिटर। तो 3 एलिमेंट हो गए।
इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर, फिर इनका कॉम्बिनेशन, आगे एक डायोड आ जाता है। तो अब जो है एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट ऑफ सर्किट। तो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जिनकी स्ट्रेंथ चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ अगर जो चेंज हो जाती है, जिनकी मतलब जिनका रेजिस्टेंस वगैरह, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस जो है, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज हो तो उसको तो कहा जाता है एक्टिव एलिमेंट। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि जो इंडक्टर होता है ना, उसका रेजिस्टेंस होता है ओमेगा एल के बराबर, यानी कि 2 पाई न्यू एल। तो ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो इंडक्टर का यानी कि सोलेनोइड का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटर का इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो होता है 1/ओमेगा c, यानी कि 1/2 पाई न्यू सी। तो कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये घटेगा, तो इसका मतलब कैपेसिटी पे डिपेंड करते हैं ये दोनों। तो ये तो हो गए एक्टिव एलिमेंट। और जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है पैसिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट मतलब चाहे सर्किट की फ्रीक्वेंसी बढ़े चाहे घटे, वो डिपेंड नहीं करेगा किसी पर भी, रेजिस्टेंस फिक्स होता है। तो ये है पैसिव एलिमेंट। ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगी, E = E0 sin ओमेगा t, करंट की तरह। तो इसकी साइकिल भी वैसे होती है इस टाइप की। ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है जिसको बोलते हैं पीक वैल्यू, E0 sin ओमेगा t। अब हमने करंट और वोल्टेज दोनों की है ना एवरेज वैल्यू निकालनी है एक साइकिल की। वैसे देखें तो एवरेज वैल्यू कंप्लीट साइकिल की निकालेंगे तो 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये साइकिल ऐसे है, ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है और अल्टरनेटिंग करंट जो है, दोनों की एवरेज वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी कंप्लीट साइकिल में, क्योंकि इतनी पॉजिटिव की और इतनी नेगेटिव। तो फिर हम इसकी एवरेज वैल्यू कब निकालते हैं, हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं। तो अब एवरेज वैल्यू का फार्मूला है, मतलब उसकी डेफिनेशन है, पहले समझाते हैं इसको क्या डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, फिर इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे। अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का की एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ ए अल्टरनेटिंग करंट। इसी तरह अल्टरनेटिंग वोल्टेज की निकली, पहले एसी की निकाल दी हमने, ठीक है। एसी का जो सिंबल होता है ना भाई, ऐसे होता है। अगर किसी सर्किट में ऐसे लगा रखा है समझो एसी फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब एवरेज वैल्यू का की डेफिनेशन होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द, डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा, इट इज़ डिफाइंड एज द एज दैट स्टेडी करंट, दैट स्टेडी, स्टेडी का मतलब कांस्टेंट, दैट स्टेडी करंट विच प्रोड्यूस same amount of charge, which produce same amount of charge in a circuit in same time in a time of half cycle, in time of a हाफ साइकिल या हाफ पीरियड ऐसे बोल सकते हैं, हाफ साइकिल ऑफ ए सी एज इट प्रोड्यूस बाई ए सी in same circuit
इन सेम टाइम, इन सेम सर्किट इन सेम टाइम। मतलब कहने का ये है कि हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की जो है ना एवरेज वैल्यू बतानी है, तो ये डेफिनेशन कहते हैं कि इट प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ द करंट चार्ज इन ए सर्किट इन हाफ लाइफ टाइम, यानी हाफ साइकिल टाइम एज इट प्रोड्यूस बाई ए सी इन द सेम। मतलब स्टेडी करंट पहले क्या करना है, मतलब जैसे कोई भी सर्किट ले लिया हमने, कैपेसिटर ले लिया, मान लो कैपेसिटर भी वैसे डीसी जाती नहीं है, मान लिया कि ये सर्किट है या कोई रेजिस्टेंस का सर्किट है ऐसे, तो हमने पहले तो उस पर लगा दी एसी वोल्टेज लगा दी, और ये देख लिया भाई इसका साइकिल कितनी है, यानी कि एक साइकिल का टाइम कितना है, टाइम पीरियड कितना है। मान लिया इसका टाइम पीरियड है 10 सेकंड, मान लिया, यानी कि एक साइकिल 10 सेकंड में पूरी होती है, तो हाफ लाइफ कितना, हाफ टाइम कितना हो गया 5 सेकंड। तो हमने इस सर्किट में एसी करंट फ्लो करवाया 5 सेकंड के लिए, और 5 सेकंड में मान लिया कि एसी करंट ने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया 20 कूलाम, 20 कूलाम का चार्ज प्रोड्यूस कर दिया एसी ने, यानी कि एसी करंट था 10 सेकंड के लिए फ्लो करवाया था, 5 सेकंड के लिए फ्लो करवाया, और उसमें 20 कूलाम का उसने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। अब हमने एक कांस्टेंट करंट लेना है, स्टेडी करंट लेना है, डीसी करंट लेना है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे एसी की तो स्ट्रेंथ चेंज होती है, एसी की स्ट्रेंथ तो कम ज़्यादा होती है, लेकिन डायरेक्ट करंट लेना है, डीसी करंट या स्टेडी करंट जिसकी स्ट्रेंथ चेंज ना हो, यानी कि वो कांस्टेंट रहे, और उसको फ्लो करवाना है 5 सेकंड तक ही। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज दैट स्टेडी करंट विच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ द चार्ज इन द सर्किट in the time of half cycle of the AC as it produced by AC in the same circuit in same time। मतलब अब हमने स्टेडी करंट को इसी सर्किट में स्टेडी करंट फ्लो करवाना है, यानी कि यहाँ पे फिर हम ये स्टेडी करंट लगा देंगे ऐसे, और 5 सेकंड तक फ्लो करवाएंगे और 20 कूलाम का चार्ज देखेंगे। ठीक है, मान लिया कि हमने करंट स्टेडी करंट फ्लो करवा दिया, इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया, 5 सेकंड तक फ्लो करवाया, और उसने चार्ज प्रोड्यूस कर दिया 25 कूलाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट, इस करंट ने तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस किया, चार्ज प्रोड्यूस किया है, हम जो है इस करंट को सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम इस करंट की स्ट्रेंथ थोड़ी घटाते हैं, हमने 8 एम्पियर का स्टेडी करंट लिया, 5 सेकंड तक ही फ्लो करवाना है, और मान लिया कि उसने चार्ज स्टोर करवा दिया 21 कूलाम। तो इसका मतलब 8 एम्पियर वाला करंट भी हम नहीं लेंगे। फिर करंट को थोड़ा सा और डिक्रीज़ करते, मान लिया वो कर दिया हमने 6 एम्पियर का करंट 5 सेकंड तक फ्लो हो, और उसने चार्ज प्रोड्यूस करवा दिया 19 कूलाम। तो हमने तो चाहिए 5 सेकंड में 20 कूलाम, तो इसको भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। फिर हमने मान लिया 7 एम्पियर का करंट लिया, 5 सेकंड तक फ्लो करवाया, और उसने चार्ज प्रोड्यूस करवा दिया 20 कूलाम। तो ये जो करंट है ना 7 एम्पियर, ये करंट इसकी एवरेज वैल्यू माना जाएगा। मतलब ये डीसी करंट जो है 7 एम्पियर का उस एसी की एवरेज वैल्यू है। मतलब पहले हमने एसी फ्लो करवाना है, टाइम नोट करना है, चार्ज देखना है कितना है, और फिर उसने टाइम के लिए कोई भी कांस्टेंट करंट फ्लो करवा के उतना ही चार्ज देखना है, तब पता चलेगा कि ये जो करंट है वो स्टेडी करंट है। इस करंट मतलब ये उसकी एवरेज वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो था एवरेज वैल्यू का कंसेप्ट। अब इसका डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल है। हमने किसी सर्किट में मान लिया कि R रेजिस्टेंस के सर्किट में हमने एसी करंट फ्लो करवा दिया, ये ले लिया हमने कोई सर्किट, और इसमें करंट फ्लो करवा दिया पहले एसी। लेट I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी, ये है इंस्टेंटेनियस एसी करंट फ्लोइंग इन रेजिस्टेंस R। ठीक है, देन चार्ज प्रोड्यूस इन टाइम dt एज I इज इक्वल टू क्या होता है
आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। देयरफॉर डी क्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, आई डी टी। चार्ज प्रोड्यूस, हमने हाफ साइकिल तक प्रोड्यूस करवाना है। चार्ज प्रोड्यूस इन टाइम 0 to हाफ साइकिल का टाइम होता है t/2। तो इसमें हमने क्यू की वैल्यू निकालनी, इंटीग्रेशन 0 से t/2 तक, और आई डी टी का इंटीग्रेशन कर देंगे। आई की वैल्यू 0 से t/2, ये लिमिट होगी। आई की जगह रखेंगे आई नोट साइन ओमेगा टी और डी टी। अब आई नोट तो कांस्टेंट है, ये तो आ जाएगा बाहर। आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आई नोट इंटीग्रेशन 0 से t/2 साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस, तो इसका मतलब किसका डिफरेंशिएशन, किसका इंटीग्रेशन वो डिफरेंशिएशन करेगी, साइन बन जाए। भाई साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन साइन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस, क्योंकि कोस का डिफरेंशिएशन जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। तो इसलिए अगर माइनस कोस का डिफरेंशिएशन करें तो वो साइन बन जाएगा, तो इसका मतलब माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आई नोट 0 से t/2, और ये साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी इंटीग्रेशन है तो बटे ओमेगा से दे देंगे हम इसको भाग। ठीक है, अब यहाँ पर आई इज इक्वल टू आई नोट बटे ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये माइनस माइनस साइन भी बाहर निकाल लो भाई। आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट बाई ओमेगा, कोस ओमेगा टी था, उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखनी है हमने t/2, तो आई इज इक्वल टू माइनस आई नोट बाई ओमेगा कोस 2π/t, ओमेगा की जगह 2π/t रखना है, और एक बार t की जगह रखेंगे t/2 और माइनस में कोस 0। अब यहाँ से t से t ख़त्म हो जाएगा, 2 से 2 ख़त्म, बस यहीं पे समझना है कि ओमेगा को चेंज करना है बस हमने। 2π/t ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास ये बचेगा i इज इक्वल टू माइनस का आई नोट बाई ओमेगा कोस पाई माइनस कोस 0। कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और कोस 0 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नोट बाई ओमेगा, और माइनस आगे था -1 तो ये बन गया -2 और आगे माइनस लगा हुआ तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। मतलब आई की वैल्यू होगी माइनस आई नोट बाई ओमेगा इंटू -2, तो इसका मतलब आई की वैल्यू हमारे पास होगी प्लस का 2 आई नोट बाई ओमेगा। ओमेगा को फिर कन्वर्ट करो 2π/t में, तो 2 आई नोट नीचे हो जाएगा 2π और t पलट के चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आई की वैल्यू ये आ गई आई नोट t/π। ये आई की वैल्यू आ गई है, यानी नहीं आई नहीं क्या चल रहा था भाई हमारे, क्या चार्ज निकाल रहे थे हम, टोटल चार्ज प्रोड्यूस इन हाफ साइकिल। इधर क्या था, तो ये क्या हो गया चार्ज प्रोड्यूस, तो ये चार्ज हो गया, इतने टाइम में इतना चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, कहने का मतलब ये इतना चार्ज प्रोड्यूस हो गया हाफ साइकिल, यानी कि एसी ने हाफ साइकिल के टाइम में इतना चार्ज प्रोड्यूस किया है, तो डीसी कितना करेगा, यानी कि कांस्टेंट करंट। अब हम मान लेंगे कि आई एवी यानी कि आई एवरेज इज द स्टेडी करंट, लेट आई एवी, ये जो है ये एवरेज करंट है, एवरेज वैल्यू, या जिसको बोलते हैं स्टेडी करंट, स्टेडी करंट। ठीक है, तो ये जो स्टेडी करंट है ना,
ये प्रोड्यूस करेगा, इतना ही चार्ज प्रोड्यूस करेगा, इतना चार्ज प्रोड्यूस करना चाहिए जितना AC ने किया उतना ये करेगा। तो चार्ज प्रोड्यूस कितना हो जाएगा इसके द्वारा, करंट इनटू टाइम। अगर चार्ज कांस्टेंट हो तो I इज इक्वल टू होता है Q बटे T। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू IT। तो I तो हो जाएगा I एवरेज, तो ये करंट हो गया, और टाइम हो गया कितने टाइम में प्रोड्यूस किया है, T/2 में। जितना चार्ज AC ने प्रोड्यूस किया है हाफ साइकिल के टाइम में उतना ही चार्ज ये स्टेडी करंट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब इसका चार्ज होगा I एवरेज गुणा T/2। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो भी है वो एक हो जाएगी। और इतना ही चार्ज AC ने दिया था, इतना ये DC देगी, तो दोनों को कर देंगे कंपेयर। तो I एवरेज इंटू T/2 इज इक्वल टू I0 T/पाई। तो T से T कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास I एवरेज की जो वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, ये I एवरेज बटे 2, उधर है I0 बटे पाई। तो I एवरेज की वैल्यू वही ये आ गई, I एवरेज इज इक्वल टू 2, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2I0 अपॉन पाई। ये एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट होती है चार्ज की टर्म में। मतलब पहले तो हमने AC फ्लो करवाना है, AC से हमने हाफ साइकिल के टाइम में उसको इंटीग्रेट करके चार्ज निकालना है, वो आ गया इतना। फिर इतने ही चार्ज के लिए हमने DC करंट फ्लो करवाना है जो उसकी एवरेज वैल्यू देगा। तो मान लिया कि वो करंट ये है, तो ये करंट इतना चार्ज हाफ साइकिल में कितना चार्ज देगा, इतना। इसका चार्ज और इसका चार्ज होना चाहिए बराबर, अगर ये I इसकी एवरेज वैल्यू है तो इसका मतलब ये दोनों चार्जेस को बराबर रखें तो हमारे पास I एवरेज की वैल्यू आ जाती है 2I0 अपॉन पाई, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। 2I0 अपॉन पाई जो है इसकी वैल्यू होती 0.637। इसका मतलब I एवरेज की वैल्यू होगी हमारे पास 0.637 I0, या परसेंटेज में निकालें तो I एवरेज हो गया हमारे पास 63.7, यानी कि इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 10 में आगे उधर डिस्प्लेस हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी एवरेज वैल्यू 63.7 I0 परसेंट ऑफ I0। ठीक है।